forces in nature. फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड electromagnetic force. Third is your strong nuclear force, and fourth one is your weak nuclear first one is your gravitational force, electromagnetic force, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स. अभी वन बाय वन इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम बता चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में उसमें लगते हैं. चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियॉन्स और बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस पे इसका यूज होता है. सो अच्छे से इसको लिखेंगे, राइट डाउन प्रॉपरली. एक टेबल बनाएंगे. और टेबल में यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड इज योर स्ट्रॉन्ग nuclear force, fourth is your weak nuclear force. और यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट्स, मीन्स कहाँ पे ऑपरेट होता है. सेकेंड वन इज योर रेंज, इसकी रेंज क्या है. थर्ड नेचर ऑफ फोर्स, नेक्स्ट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ. सो हम क्या टेबल बनाए हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक, ऑपरेट्स मीन्स कहाँ ऑपरेट होता है ये, रेंज क्या है, नेचर ऑफ फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, और यहाँ पे लास्ट में हम लिखे रिलेटिव स्ट्रेंथ. सो दिस इज योर अट्रैक्टिव एंड और रिपल्सिव. पहला ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑपरेट्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगता है. एग्जाम्पल सन अप्लाई ग्रेविटी टू अर्थ. क्या लिखें? सूर्य जो है वो क्या अप्लाई करता है? अर्थ के ऊपर ग्रेविटी, या फिर अर्थ के ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं तो हमको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स नीचे की तरफ, तो उसको बोलते हैं ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगता है? चार्ज्ड पार्टिकल में. और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? दिस इज एक m1 ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर m2 ऑब्जेक्ट. ये दोनों का डिस्टेंस r है, तो फोर्स जो लगेगा वो g m1 m2 बाई r स्क्वायर. इसको हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे. चार्ज पार्टिकल मीन्स पॉजिटिव एंड
नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, रिपल्सन, रिपेल करेगा। अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो किसके बीच लगता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स में लगता है। न्यूक्लियॉन्स मीन्स इन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच मीन्स इनसाइड द न्यूक्लियस हमारा क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर किसी न्यूक्लियस को बाइंड करके रखा है, इसका मतलब देयर इज सम अट्रैक्टिव फोर्स। मीन्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्या है, ये क्या है, रिपेल, ये अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियॉन्स में लगते हैं, और ये लगता है कि इसमें रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, इससे बीटा डिके होता है, उसमें लगता है ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में। बीटा डिके, रेडियो एक्टिविटी भी एक चैप्टर है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। रेंज क्या होता है, रेंज इसका क्या है, लार्ज, इसका भी रेंज क्या है, लार्ज। इसका है स्मॉल, मीन्स 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा, ये भी स्मॉल रेंज पे ये अप्लाई होता है। लार्ज करने का मतलब इन्फिनिटी, बहुत दूर पे लग रहा है, ये बहुत दूर तक लग सकता है। थर्ड, नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स किस तरह का इसका नेचर होगा, वीकेस्ट फोर्स, दिस इज योर स्ट्रॉन्गर फोर्स। थर्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, एंड दिस इज योर वीक फोर्स। अभी लिखते हैं, फिर अभी बताते हैं सब क्या होता है। दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, नाइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिलेटिव जो स्ट्रेंथ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻⁻38। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है दैट इज योर 10⁻⁻2, दिस इज योर 1, एंड 10⁻⁻30। हाँ, यहाँ पे हम टेबल जो बनाए हैं पहले समझते हैं क्या लिखे हैं। ये जो ऑपरेट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पे, यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज पार्टिकल के बीच होता है। चार्ज पार्टिकल के पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। फिर नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो उसको न्यूक्लियंस बोलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। अगर न्यूक्लियस को बाउंड करके रखा हुआ है कोई चीज, तो किसके चलते हो रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट। और ये रेडियो एक्टिव डीके, रेंज इसका क्या, लार्ज, इसका भी लार्ज, इसका स्मॉल, इसका भी स्मॉल। 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा रेंज होता है। नेचर ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गर थोड़ा सा ज्यादा, स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, दिस वन। आफ्टर दैट वीक फोर्स, वीक
एंड वीकेस्ट ये इससे कम है। हमेशा अट्रैक्टिव, क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ आता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव क्योंकि चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है। ये अट्रैक्टिव क्योंकि सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये ना अट्रैक्टिव है ना रिपल्सिव है। रिलेटिव स्ट्रेंथ है 10⁻38 कंपेयर किया गया है तो पाया गया इतना, तो बहुत कम है। ये थोड़ा सा बहुत इसके रिलेटिव में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ये तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल फोर फोर्सेस। बहुत ही आसान है, अच्छे से इसको लिखेंगे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ फोर्स। चारों फोर्स में सबसे ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है और सबसे, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस। ऑर्डर ऑफ फोर्स लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। क्या ऑर्डर अभी मिलेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, आफ्टर दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑर्डर है, क्योंकि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ था ये 1 था, ये कितना 10⁻², ये 10⁻30, 10⁻38। तो 1 के कंपैरिजन में सब छोटे, छोटा छोटा उससे भी छोटा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ फोर्सेस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। मीन्स व्हाट आर द फिजिकल लॉज, कौन कौन सा लॉज है जिसपे फिजिक्स डिपेंड करता है। लोग पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मीन्स एनर्जी ऑफ होल यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी जो है केवल एक फॉर्म से अदर फॉर्म में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ना ही वो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। फॉर एग्जाम्पल फैन जो मूव कर रहा है रूम में, तो फैन का केस में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो वी कैन कन्वर्ट एनर्जी बट वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। So write down nature of physical laws. What are the nature of physical laws? कौन कौन सा लॉज है? 3 सबसे इंपॉर्टेंट 3 लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो 3 इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है। सो राइट डाउन द फर्स्ट वन को लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, it states that
energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed one form to another। मीन्स हम क्या लिखें, एनर्जी जो है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स remains constant। मतलब यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब E इक्वल्स टू कांस्टेंट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, फॉर एग्जाम्पल फैन, फैन का केस में क्या हो रहा है, फैन का केस में हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into मैकेनिकल एनर्जी, यही तो हो रहा है फैन का केस में। और सेकंड एग्जांपल इज योर बल्ब, दिस इज योर वन, सेकंड इज योर बल्ब। बल्ब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में। तो हम क्या लिखे हैं, एनर्जी जो है यूनिवर्स का रिमेन्स कांस्टेंट होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, जितना यूनिवर्स में है उतना ही रहेगा, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फैन का केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल में, और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। बल्ब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लिखेंगे अच्छे से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब टोटल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। मीन्स बिफोर कॉलिजन कितना मोमेंटम है और इक्वल टू होगा आफ्टर कॉलिजन। सो लिखेंगे नेक्स्ट वन, law of conservation of linear momentum। It states that total momentum before collision is equal to total momentum after collision। मीन्स टोटल मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मीन्स बिफोर कॉलिजन कितना मोमेंटम है बॉडी का, एंड इक्वल टू क्या हो गया, टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जिसका मास m है, m1, और ये कितना वेलोसिटी से जा रहा है, u1 वेलोसिटी से, और दूसरा इधर मास है m2 और ये आ रहा है u2 वेलोसिटी से। दिस इज व्हाट बिफोर। जब एक दूसरे से ये लोग टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा ये दोनों बॉल के बीच में, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा। इट मीन्स
मास में तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा v1 और ये m2 होगा, ये होगा v2। ये है फाइनल स्टेट, मीन बिफोर जो कॉलिजन है इक्वल टू कर देंगे फाइनल मोमेंटम के। यहाँ पे क्या हो रहा है, मास रिमेन्स कांस्टेंट। मास क्या है, कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, तो मास दोनों का सेम है। इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, टकराने के बाद फाइनल में। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या हो जाएगा, m1u1, इसका मोमेंटम m इंटू वी है, वेलोसिटी तो u1, प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको भी हम लोग मैकेनिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, कॉलिजन चैप्टर में हम लोग, मतलब बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉलिजन ऑफ कार। कार जो है किसी चीज से टकरा गया, दूसरे कार से या ट्रक से, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर मोमेंटम, हम कंजर्व कर देंगे। या फिर कैरम का केस में, कैरम का केस में क्या होता है, स्ट्राइकर जब हीट करता है तो क्या उसका कुछ इनिशियल मोमेंटम है, वो इक्वल टू क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। दिस इज लीनियर, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कॉलिजन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे डिटेल में, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, और इसको लिखेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। Law of conservation of charge. This is the third one. This is third physical law. तो law of conservation of charge क्या बोलता है, it states that charge can neither created or destroyed, but it can be transformed one form to another। मीन्स क्या, चार्ज भी क्या है, जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, सिमिलरली चार्ज भी क्या है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। So neither created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another। Means net charge जो होगा वो remains क्या होगा, constant। For example, किसी सिस्टम में +3 कूलम का एक चार्ज है, एक -1 कूलम का चार्ज है और +2 कूलम का चार्ज है, एक सिस्टम में। दूसरा सिस्टम में हमारा -2 कूलम +1 कूलम, और थर्ड चार्ज का हमको वैल्यू पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे कितना होगा। तो इनिशियल ये, दिस इज योर फाइनल स्टेट। तो क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। इधर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स इधर नेट चार्ज कितना है, +3c -1c +2c इक्वल्स टू -2c, इधर फाइनल में +1c, और इसको मान लेते हैं x, जिसको निकालना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 2 5 -1 +4c इक्वल्स टू, दिस इज -2 एंड 1, यहाँ पे -1c +x, ये -1 इधर आएगा, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 4
5 कूलम। सो दिस इज द आंसर, मीन्स फाइनल स्टेट में जो चार्ज का वैल्यू होना चाहिए वो 5 कूलम। सो भी प्लस में, तब जाकर के क्या होगा, नेट कंजर्व हो जाएगा चार्ज, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा नेट कितना 4, यहाँ पे 5 और 6 -2 4। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेट चार्ज क्या हो रहा है, कांस्टेंट। दोनों इनिशियल को लेफ्ट में जोड़ दिए और फाइनल को राइट में ऐड कर दिए, एक्स का वैल्यू निकाल दिए, प्लस 5 कूलम को चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि तुम लोगों को हर बात समझ में आ रहा होगा। अब फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में या ग्रेट फिजिसिस्ट के बारे में हम लोग